यूरोपियंस भारत पहुंचे व्यापार के लिए, लेकिन इस देश का माहौल ऐसा था कि अनजाने में उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया और रॉबर्ट क्लाइव को 20 विभीषण मिले। एक जाफर मिला, बोला साहब राजा बना दो। खादिम खान मिला, बोला साहब सेना का उच्चतम पद मुझे दे दो। ओमीचंद बोले साहब 5-6 लाख रुपए दे दो। कितना प्यारा सूत्र है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण पैदा करो। कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल ताकतवर हो, उसी तरह आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो। अगर वही खान सर महीने का 5-10 हजार कोचिंग से कमा रहे होते तो इतना बवाल होता। इंडिया में क्यों टेलीस्कोप नहीं बन पाया, इंडिया में क्यों गन पाउडर नहीं बन पाया और शिप्स नहीं बन पाए? प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े इन्वेंशंस कर रखे। वो कहते हैं बारिश हो रही थी, पाकिस्तान का रडार हमारा जहाज ही नहीं पकड़ पाया। कैसे बनाओगे टेलीस्कोप तुम? एक नेताजी कह रहे हैं कि भाई पानी इवोपरेट हो जा रहा है, सूरज में इतना गर्मी हो गया है। लो, नेता है वो, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। समाजों में जाके इनकी साइकोलॉजी पढ़ो। यार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ जाएगी तो भारत पे कब्जा कर लेंगे सब। कैसे? नहीं कर लेंगे। अगर तुम लोगों से मिलो, उनको डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, नेता अपने जात का चाहिए। भाई किसी टीचर पे अगर डकैती के 40 केस चल रहे हो तो तुम जाओगे पढ़ने? जब तुम उससे पढ़ नहीं सकते तो तुम उसको संसद में कैसे बैठा सकते हो? इंडियन लोगों में जो रूलर्स थे उनमें समझ नहीं थी या उनमें यूनिटी नहीं थी। अगर किसी पीरियड की सोशल स्टेटस को जानना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, सबसे प्यारी चीज क्या है? मूवी 1960, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी है ना कि फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकते। और 2005 में गाना है कुड़ी कहती है मैनू जगवार लेंदो। किसी भी इंडस्ट्री का कितना स्कोप है उसके अनुसार ये चयन होता है कि बच्चा 11th में क्या लेगा और फिर कॉलेज में क्या लेगा। अगर पढ़ के लोग राजा बनते तो ये दून स्कूल मोदी जी भी वहीं पढ़े होते। वो तो अच्छा हुआ मोदी जी वहां नहीं पढ़े, नहीं तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते। आई वाज इन टेक्सास लास्ट वीक एंड देन you know I was there with your mother was also there and तो क्या अभी भी बस ब्रिटिशर्स के बदले व्यापारी जो राजा बनाने की प्रवृत्ति है, क्या वो सेम है? जय हिंद फ्रेंड्स, मास्टर जी इन द न्यूज रूम के शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले शो में हमने डिस्कस किया पहला अध्याय कि आखिर भारत सोने की चिड़िया क्यों था, भारत पर लगातार आक्रमण क्यों हुए और पहली बार 15th सेंचुरी में यूरोपियन सीधे भारत कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे। और हमने कहानी खत्म की कि भारत में जब यूरोपियंस आए तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए। चूंकि राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है तो व्यापार के साथ साथ शुरू से उनकी एक मंशा थी कि भारत की राजनीति पर कम से कम अपना कब्जा हो जाए। ठीक है, अगर वो क्षेत्र पर कब्जा ना कर पाए तो कम से कम राजाओं पर अपना कब्जा रखें। जैसे आज आपने एक घटना देखी, वेनेजुएला का शासन तंत्र अमेरिका के पक्ष में नहीं था तो अमेरिका ने वहां की राजनीति बदल दी। फिर अमेरिका ने कोशिश की ईरान में, उसी मॉडल को दोबारा दोहराने की कोशिश की अमेरिका ने ईरान में। क्योंकि अगर किसी देश की राजनीति आपके प्रभाव में है तो उस देश की अर्थव्यवस्था आपके इशारे पर नाचेगी। यह है राजनीति और अर्थव्यवस्था का संबंध। आज दूसरे एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यूरोपियंस भारत पहुंचे व्यापार के लिए, व्यापार के साथ साथ उनका उद्देश्य था राजनीतिक प्रभुत्व। लेकिन इस देश का माहौल ऐसा था, इस देश की व्यवस्था ऐसी थी कि अनजाने में उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। और पहली बार इस देश पर एक कंपनी ने कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत के 4 दावेदार थे, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। 4 मेन दावेदार। पुर्तगाली लड़ के थक चुके थे 15वीं शताब्दी से। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी राजकुमारी की शादी, कैथरीन बरगंजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार से कर दी। तो दोनों कंट्रियों के बीच वैवाहिक संबंध हो गए और डाउरी में उन्होंने बंबई का बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एरिया किसका? भारत का। डाउरी में किसको दिया जा रहा है? ब्रिटेन को। और पुर्तगाली भारत पर कब्जा के गेम से बाहर हो गए कि साहब हमको तो ट्रेड करना है, बस हम रेस में नहीं है। डच ने अंग्रेजों से कहा कि देख भाई, तुम्हें भारत पे कब्जा कर रखा ना, बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, हमको साउथ ईस्ट एशिया दे दो। और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इनको स्पाइस आइलैंड्स बोलते हैं, मसालों का द्वीप। और चूंकि वहां मसालों के भंडार है इसलिए उनको गोल्डन आइलैंड्स भी बोलते हैं, सोने के द्वीप। तो डच ने अंग्रेजों से कहा कि तुम एक काम करो, हमें मसाले के द्वीप दे दो, साउथ ईस्ट एशिया दे दो, भारत तुम्हारे पास। तो डचों से समझौता हो गया कि ब्रिटेन के पास भारत और साउथ ईस्ट एशिया डच के पास।
वो भी गेम से बाहर हो गए। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। 4 पार्टी थी, 2 बाहर हो गई, पोर्चुगीज बाहर हो गए मैरिज अलायंस, और डच बाहर हो गए स्ट्रेटेजिकल अलायंस। लेकिन 2 पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, एक अंग्रेज और दूसरा फ्रांसीसी, और दोनों अपनी ताकत आजमाइश के लिए दक्षिण में लड़ गए। और ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो लड़ाई हुई उसको कहते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर। कौन सा वॉर? एंग्लो कर्नाटिक वॉर। कर्नाटका नहीं, कर्नाटिक। तमिलनाडु का ऊपरी जो हिस्सा है वो कर्नाटिक राज्य था। तमिलनाडु का जो ऊपरी हिस्सा, उस राज्य का संस्थापक था सादतुल्ला। भारत पर कब्जे की जो रूपरेखा तैयार की कि भारत पर कब्जा कैसे करना है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझ। सोशल स्टेटस अगर समझना है ना तो इकोनॉमी को समझो, और अगर किसी पीरियड की सोशल स्टेटस को जानना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, तो सबसे प्यारी चीज क्या है? लिटरेचर। सबसे प्यारी चीज क्या है? मूवी। 1960 की मूवी का गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी है ना कि फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकते। और 2005 में गाना है, कूड़ी कहती है मैनू जगवार लेंदो। फूल और जगुआर। इकॉनमी भी बदली, सोसाइटी भी बदली। एक मूवी थी श्री 420, राज कपूर और शायद मधुबाला, शायद या नरगिस, 2 में से कोई है। तो मजदूर हैं दोनों, बारिश हो रही है, राज कपूर के जो कपड़े हैं उनमें पैचेस लगे हुए हैं, पैचेस। बारिश हो रही है और राज कपूर ने छाता पकड़ रखा है और गाना चल रहा है, पता नहीं तुमने सुना कि नहीं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और एक्ट्रेस ने इतना जबरदस्त जवाब दिया है, जबरदस्त। वो ये नहीं कहती मेरा दिल डरता है, हाँ, वो कहती है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल भिखमंगे हो तुम। वो ये नहीं कह रही कि मेरा दिल डर रहा है, ना 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 ना, वो कह रही है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल। बॉलीवुड ने गरीबी को बड़ा प्रोत्साहन दिया, जैसे टीचर बड़ा प्रोत्साहन देते हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबी को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो? बॉलीवुड ने भी एक जमाने में गरीबी को बहुत प्रमोट किया, बहुत। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे हो और प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और जब तुम्हें पता था कि लड़की को चांदी की दीवार पसंद है, तुम चांदी की दीवार बना देते, लड़की दीवार पकड़ लेती, तुम लड़की को पकड़ लेते। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ, मैं गाने नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझ शब्द का महत्व बता रहा हूं। विजन। फ्रेंच कंपनी का गवर्नर है ड्यूप्ले, बड़ा प्यारा आदमी है, पहला महानायक ड्यूप्ले। उसको पता है कि भारत के लोगों को राजा बनना है, लेकिन तावीज पहन के बनना है। तो ड्यूप्ले ने एक फॉर्मूला निकाला। इस देश पे जो कब्जा हुआ वो 3 फॉर्मूलों से कब्जा हुआ। पहला फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, गौर करना और लिख लो। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर सिर्फ 3 फॉर्मूले से कब्जा किया था। पहला फॉर्मूला किंग मेकर का फॉर्मूला, राजा बनाएंगे। इस फॉर्मूले को इवॉल्व किसने किया? ड्यूप्ले ने। ड्यूप्ले कौन है? फ्रेंच गवर्नर। अब कर्नाटक, मैंने बताया तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा, और हैदराबाद, 2 स्टेट थे। कौन कौन से? कर्नाटक और हैदराबाद। और दोनों जगह के राजा की डेथ हो चुकी थी, निजामुल मुल्क की डेथ हो चुकी थी। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ड्यूप्ले ने क्या किया? चंदा साहिब को पकड़ा कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को पकड़ा हैदराबाद में। और ये जो इस कंपनियों की सेनाएं थी, ये डिसिप्लिन थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी, प्यारी सेनाएं थी। तो ड्यूप्ले ने मुजफ्फर जंग को पकड़ा और चंदा साहिब को पकड़ा और बोला हम बनाएंगे राजा, तुम टेंशन मत लो। और फिर मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्ले, इन तीनों ने मिलकर अंबर के युद्ध में 1749 के युद्ध में, अंबर बड़ा फेमस युद्ध है ये, 1749 का अंबर का युद्ध, इसमें अनवरुद्दीन को मार दिया। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का नवाब। और फिर ड्यूप्ले ने चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा बना दिया। फिर उधर नासिर जंग को मार दिया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का राजा बना दिया। अब यहां पे बहुत गौर से सुनना, जैसे ही ड्यूप्ले ने चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा बनाया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का, इन दोनों ने बड़ा भारी रिवॉर्ड दिया ड्यूप्ले को। भाई आज तुम किसी को सांसद बनाओगे तो तुमको कम से कम 100 करोड़ का टेंडर तो देगा ही ना। अगर मरे हुए हो तो मिठाई खिला के भेज देगा। नेताओं के 2 तरह के समर्थक होते हैं, एक जो हमेशा पर्दे पे दिखाई पड़ते हैं, वो आम लोग हैं, इमोशनल, भावुक, नारा लगा रहे हैं। तो जब नेता जीतता है तो उनको मिठाई खिलाता है, लड्डू, कि ये खा लो निकल लो। और दूसरा जो समर्थक होता है नेता का, वो कौन होता है? कैपिटलिस्ट, कि ये लो 100 करोड़ रुपए इलेक्शन के, और जीत जाना तो 1000 करोड़ का टेंडर दे देना। सिंपल। बस वही हाल यहां भी हुआ। कर्नाटक में किसको बैठाया? चंदा साहिब को।
हैदराबाद में किसको बैठाया? मुजफ्फर जंग को। और मुजफ्फर जंग ने कर्नाटक में चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूप्ले को गिफ्ट में। मुजफ्फर जंग ने मसूलीपट्टनम का शहर दिया, 20 लाख रुपए दिए। किस ईयर में 20 लाख? 1749 में। और ड्यूप्ले को गवर्नर बनाया कृष्णा रिवर, कृष्णा से कन्याकुमारी। और यहीं से इस फार्मूले का जन्म हुआ। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करो और उनसे 2 फायदे लो। कौन कौन से फायदे? एक आर्थिक फायदा और एक राजनीतिक फायदा। इस फार्मूले को पैदा किसने किया? ड्यूप्ले ने। इस फार्मूले को प्रमोट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 में वो बंगाल पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव। और जैसे ही बंगाल पहुंचता है, सबसे पहला सवाल बंगालियों से यही कहता है कि राजा कौन बनेगा? मीर जाफर की साहब हम राजा बनेंगे साहब। बोले अच्छा आओ। और फिर वो अपने अधिकारियों से पूछता है कि विभीषण खोज के लाओ। एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया था। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 विभीषण मिले। कितने? कितना बड़ा सूत्र यहां के निकल आ रहा है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर के अंदर विभीषण निकालो। शायद अमेरिका को ईरान में ऐसा कोई विभीषण मिला नहीं। उनको इराक में मिला विभीषण, अमेरिका को इराक में विभीषण मिल गया, अमेरिका को लीबिया में विभीषण मिल गया, अमेरिका को वेनेजुएला में विभीषण मिल गया, लेकिन अमेरिका को नॉर्थ कोरिया में विभीषण नहीं मिला। तुम देखो जहां जहां अमेरिका को विभीषण नहीं मिला वहां वहां अमेरिका एंटर ही नहीं कर पाया। कितना प्यारा सूत्र है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण पैदा करो। और एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया। और रॉबर्ट क्लाइव को 20 विभीषण मिले। मीर जाफर मिला, बोला साहब राजा बना दो। खादिम खान मिला, बोला साहब सेना का उच्चतम पद मुझे दे दो। ओमीचंद बोले साहब 5-6 लाख रुपए दे दो। जगत सेठ बोला ट्रेड रिलैक्सेशन दे दो। ऐसे 20 लोग रॉबर्ट क्लाइव को मिले। और बंगाल का नवाब एक नौजवान 21 साल का सिराजुद्दौला, नौजवान और गुस्सैल, जिसको भी क्रोध आता है ना उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी क्रोध आता है, क्रोध, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। जो सोचने की क्षमता है ना उसको क्रोध मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और जब 20 विभीषण रॉबर्ट क्लाइव के पास आए, उसने भड़का दिया सिराजुद्दौला को। अब एक कंपनी अगर किसी राजा के साथ बदतमीजी करेगी तो राजा को बुरा तो लगेगा ही, पर राजा को पता नहीं है कि इनके पास विभीषण है। और फिर 1757 में बड़ा फेमस युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध। भारत के प्रमुख युद्धों में से है वो प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध का मैदान है, युद्ध चल रहा है। विभीषण सारे किसकी तरफ है? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। चेस का गेम देखा? चेस का गेम, चेस के गेम में अगर तुम बोर्ड से राजा हटा दो तो गेम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे चेस है ऐसे मोनार्की है। अगर चेस के गेम में तुम राजा हटा दोगे गेम खत्म। ऐसे मोनार्की में अगर तुम राजा हटा दोगे वॉर खत्म। अब विभीषण तो रॉबर्ट क्लाइव से मिले ही हुए थे। और फिर मीर जाफर पहुंचता है सिराजुद्दौला के पास, कहता सरकार आपकी जान खतरे में है सरकार, आप मैदान से निकल जाइए सरकार। क्योंकि मीर जाफर को पता है कि अगर शिराज बैटलफील्ड से भागेगा सेना सरेंडर कर देगी। और शिराज नौजवान है, उत्तेजना है, उत्साह है, पर समझ नहीं है। अब देखो तुम पूछते हो ना कि सफलता का पैरामीटर क्या है। 2 कैरेक्टर तुम्हारे सामने हैं। एक रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, कंपनी चला रहा है, और एक तरफ सिराजुद्दौला स्वदेशी है, राजा है, स्थानीय संपत्ति उसके पास है, स्थानीय लोग उसके पास हैं, लेकिन वो हार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। और जब मीर जाफर उसे भड़काता है कि साहब आप निकलो साहब, आपकी जान खतरे में, हम देख लेंगे साहब, और शिराज प्लासी के युद्ध में मैदान छोड़कर निकल जाता है। और जैसे ही वो प्लासी के मैदान से बाहर निकलता है सेना सरेंडर कर देती है और प्लासी का युद्ध कंपनी जीत जाती है बिना लड़े। और जब वो युद्ध खत्म होता है तो बंगाल का राजा कौन? मीर जाफर। मीर जाफर का बेटा मिरान शिराज की धोखे से हत्या कर देता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने इतना पैसा लिया मीर जाफर से, रॉबर्ट क्लाइव ने अकेले 50 लाख रुपया लिया। किस सन में? 1757 में। कितना? 50 लाख। वॉटसन और भी कंपनी के सारे अधिकारी जमकर पैसा लोगों ने लिया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला।
क्या है फॉर्मूला? भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखल करो और इनसे दो फायदे लो। पहला फायदा इकोनॉमिक, दूसरा फायदा पॉलिटिकल। और फिर तो अंग्रेज अधिकारी डेली मीर जाफर के पास डेली आते थे, डेली। आज 50 रुपए दे दो, आज 100 रुपए दे दो, आज 10 रुपए दे दो, सिगरेट का पैसा दे दो। और 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया पैसा खत्म हो गया, अब नहीं है। भाई राज्य के पास अनलिमिटेड सोर्स तो है नहीं, लिमिटेड सोर्स है। 1760 में मीर जाफर कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी ने कहा नीचे उतरो, पैसे नहीं, नीचे उतर। फिर कंपनी ने पूछा अब राजा कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम बनेंगे। और 1760 में कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बिठाया। लेकिन मीर कासिम सद्दाम हुसैन बनने लगा, गद्दी पे बैठा, फिर वो अपने आप को ताकतवर करने लगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स। और मिलिट्री रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा काम उसने किया, अब वो रिफॉर्म्स कर रहा है। इकोनॉमी का रिफॉर्म कर रहा है, पॉलिटी का रिफॉर्म कर रहा है, मिलिट्री का रिफॉर्म कर रहा है। अंग्रेजों को लगा रिफॉर्म्स, तुम रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? तुम चुपचाप गद्दी पे बैठो, मुकुट लगाओ, दारू पियो, मुजरा देखो, आराम से। हम है ना, किंग मेकर कभी नहीं चाहता कि किंग ताकतवर हो जाए, क्योंकि अगर किंग ताकतवर हो जाएगा तो किंग मेकर गायब हो जाएगा। किंग मेकर हमेशा चाहता है कि किंग कमजोर रहे। लेकिन कासिम ने एक गलती कर दी, रिफॉर्म्स। जो काम सद्दाम हुसैन ने इराक में किया, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, वही काम मीर कासिम ने करना शुरू कर दिया। अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया और मुंगेर में कैनन फैक्ट्री लगा दी। आज भी मुंगेर असलहों के लिए बहुत फेमस है। तो जैसे ही मीर कासिम ने असलहों की फैक्ट्री लगाई, तुरंत अंग्रेजों ने पूछा मीर कासिम से कि क्या ये कैनन फैक्ट्री किसके लिए? तो मीर कासिम ने कहा साहब वो पटाखे बनाएंगे साहब। जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। किसी भी ताकतवर आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता। अगर किसी का शोषण करना है तो उसे कमजोर रखना ही है, यह नियम है। कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल ताकतवर हो, क्योंकि उसे बंगाल का शोषण करना था। उसी तरह आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान के रिसोर्सेस का शोषण करना है। मीर कासिम भाग के पहुंचा अवध। सोचा मैं अकेले क्यों मरूं, एक आध आदमी को साथ ले लूं। अवध आया। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको नेता बनने का बड़ा शौक था। शुजाउद्दौला ने भारत के शहंशाह को शेल्टर दे रखी थी, शाह आलम को, क्योंकि शाह आलम जो था मुगल बादशाह, उसके वजीर ने उसको मार के भगा दिया था, उसकी आंखें निकाल ली थी। ये हालत थी मुगल बादशाह की। 1760 के बाद मुगल बादशाह अपनी वजीर के डर के मारे भाग रहा था। अब अवध में 3 लोगों का गुट बना। एक अंधा, कौन अंधा? शाह आलम। एक बेवकूफ, कौन? मीर कासिम। और तीसरा मूर्ख, शुजाउद्दौला। तीनों ने दोस्ती की कि भाई साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे इस अंग्रेजों से। और तीनों मिलकर, अंधा, मूर्ख और बेवकूफ, इन तीनों लोगों का गुट बना और ये तीनों लोग जाके दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति से भिड़ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बक्सर 1764। रिजल्ट तो पता ही है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे बाबा शेर से लड़ गए थे। बोले क्या हुआ? बोले चीर फाड़ के खा गया। और तीनों को मारा अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा। लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा प्यारा काम किया। 1765 में बंगाल पे कब्जा कर लिया, पर किसी को बताया नहीं। जैसे ही तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को डिस्क्लोज करोगे, तुम्हारे 500 नए दुश्मन, और अगर तुम्हारी उपलब्धि हो गई फिर तो दुश्मनों के अंबार। वो खान सर है ना पटना वाले, उपलब्धि है। अगर वही खान सर महीने का 5-10 हजार कोचिंग से कमा रहे होते तो इतना बवाल होता है? इलाहाबाद की कोचिंगों में ऐसा कोई दिन नहीं है जब पोस्टर फाड़ा ना जाए, झगड़ा ना हो, गोली ना चले, बम ना चले, कभी FIR नहीं होता। कोई पूछने ही नहीं आता कि भाड़ में जाओ। लेकिन 2 जून से मामला चल रहा है। भारत के न्यूज़ चैनल को देख के ऐसा लग रहा है कि ईरान का मुद्दा ही तो खत्म हो गया, और जो देखो वही एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। आज मैं एक्सपोज करूंगा खान सर को। कैसे? उस आदमी की सिर्फ एक कमी है, उस आदमी की बड़ी अच्छी उपलब्धि है, और उपलब्धि वाले व्यक्ति पर हमला करने में मजा बहुत आता है।
ये अमेरिका ने जब भी हमला किया तो उस देश पे हमला किया जहां रिसोर्सेज हैं। बड़ी चिंता है अमेरिका को ईरान की कि यार ईरान के पीपल के पास डेमोक्रेसी नहीं है, राइट्स नहीं है, वहां की औरतें मर रही हैं, वहां की औरतें परेशान हैं, उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। और तिब्बत में, अमेरिका को तिब्बत में डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। तिब्बत भी तो गुलाम है, दलाई लामा भी तो रो रहे हैं कि भैया चीन ने हमारे इलाके पे कब्जा कर रखा है। लेकिन अमेरिका अगर तिब्बत के लिए लड़े तो उसे क्या मिलेगा? पठार। भाई तुम्हें रॉबरी करनी है और तुम रॉबरी के लिए झोपड़पट्टी में कूद गए और पकड़ गए, पता लगा झोपड़पट्टी वालों ने तुम्हारा ही पैंट शर्ट उतार लिया, तुम्हारी घड़ी उतार ली, तुम्ही को मारा। तो अमेरिका को डेमोक्रेसी की चिंता तिब्बत में नहीं है, अमेरिका को डेमोक्रेसी की चिंता पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका को डेमोक्रेसी की चिंता कहाँ है? ईरान में। The people of Iran are suffering. They don't have democratic rights. The women of Iran is under the burden of the veil. We have to liberate the women of Iran. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को सुनो। हालांकि ट्रंप साहब कुछ भी बोल देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं। प्रेम है दोनों आदमी में, बहुत प्रेम का मामला है। खैर प्रेम के मामले में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। नहीं पता लगा कल दूसरी कोचिंग निशाने पे आ गई। तो 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। 7 साल तक उन्होंने अपनी उस उपलब्धि को डिस्क्लोज ही नहीं किया। इस फॉर्मूले को सीखो। जब तक तुम्हारी आंतरिक ताकत, जब तक तुम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते हो, अपने उद्देश्य और अपनी उपलब्धि को दुनिया के सामने कभी मत रखो। रॉबर्ट क्लाइव का इम्पीचमेंट हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुमने 7 साल तक ये क्यों नहीं बताया कि तुमने बंगाल पे कब्जा किया? उसने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे डर था कि कहीं भारतीय राजा एक ना हो जाए। मुझे डर था कि ये जो मेरे यूरोपीय फ्रेंड्स हैं, फ्रांस और डच, ये हमारे दुश्मन ना बन जाएं। 1765 से 1772 जब उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति कमजोर मजबूत कर ली बंगाल में, तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि बंगाल पर हमारा कब्जा है। ये पहला फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ। फिर से बंगाल में नहीं लगाया। इस फॉर्मूले की शुरुआत कहां हुई? कर्नाटक और हैदराबाद। फिर इस फॉर्मूले को किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां? बंगाल में। फिर इस फॉर्मूले को बड़े पैमाने पर लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में एक मराठा सरदार था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ को पेशवा बनना था। सदाशिवराव भाऊ बंबई पहुंचा। बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 3 हेडक्वार्टर, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। तो मुंबई पहुंचा वो। बोला साहब हमको राजा बनना है साहब। अरे बोले आओ आओ आओ, राजा ही तुम बनाते हैं, पुराना व्यापार तो हमने खत्म कर दिया, अब तो हमारा एक ही धंधा है, हम राजा बनाते हैं। पैसा लाए हो? उसने कहा साहब लाए हैं साहब। और पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 में। लेकिन सदाशिवराव भाऊ की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर तुम किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हो जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं, मतलब उसको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो तुम भी समाज के दुश्मन हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत मजबूत है तो फिर तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी से लड़ता है, रजिया से लड़ने से पहले तुर्की के जो सुल्तान थे, टर्किश जो सरदार थे, उन्होंने पहले रजिया को बदनाम किया। उसका सामाजिक जो जनाधार था उसको तोड़ा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पे हमला करने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदनाम किया। कैसे बदनाम किया? WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। किसी भी व्यक्ति पर हमला करने से पहले उसका सामाजिक आधार छीन लो, उसको बदनाम करो। तो जब तुम उसका सामाजिक आधार छीन लोगे तो उसका कोई सपोर्टर नहीं होगा। भाई जो अमेरिका ने इराक पे हमला किया, इराक का कोई सपोर्टर ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने साबित कर दिया कि इसके पास WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो दुनिया ने कहा ठीक है, अगर ये दुनिया के लिए खतरा है तो तुम हमला करो। अमेरिका आज तक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढ रहा है। रजनीगंधा और तुलसी के 10-12 पैकेट बगदाद में मिले हैं, वो भी शायद कोई भारतीय मजदूर छोड़ के गया होगा। बाकी उन्हें केमिकल वेपन के रूप में कुछ मिला नहीं है। तुलसी की कुछ पैकेट्स मिली है और रजनीगंधा मिला है, और रजनीगंधा के पैकेट पे लिखा है कि तुम में भी मैं हूं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम है निशांत शर्मा, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरा सवाल थोड़ा पहले से है बट इससे वो कनेक्ट करता है कि इतना सब जो ब्रिटिशर्स ने, पोर्चुगीज़ ने, डच ने दुनिया भर पे आक्रमण करा और इनडायरेक्टली उनको सब्जुगेट करा, तो इस सब के लिए गन पाउडर, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, ये सब का उत्पादन और उद्गम यूरोप में ही क्यों हुआ?
इंडिया में क्यों टेलीस्कोप नहीं बन पाया, इंडिया में क्यों गन पाउडर नहीं बन पाया और शिप्स नहीं बन पाए? देखो यार, सबसे बड़ी बात ये ना, बैठो 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 बैठो। पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिसके पास आवश्यकता है, जरूरत है। 1453 के बाद किसकी जिंदगी खतरे में पड़ी? यूरोपियंस की। तो जब उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी, चुनौती तो उनके सामने आई। तो जैसे ही चुनौती उनके सामने आई, रेनेसांस पैदा हो गया। रेनेसांस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया वो है एजुकेशन बेस्ड ऑन रैशनलिज्म। नहीं, एजुकेशन बेस्ड ऑन। भारत का मतलब क्या होता है? भारत का नहीं यार, तुम टीचर हो, तुमसे नहीं करेंगे। बताइए यादव जी। ना ना, टीचर, स्टाफ से कोई क्वेश्चन नहीं। यार, स्टाफ की इज्जत करनी पड़ती है यार। भारत का क्या मतलब? ये देखो, तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 18 साल। पता नहीं कितनी बात इन्होंने नारा लगा होगा, भारत माता की जय। इन्होंने कभी पता ही करने की कोशिश नहीं की भारत का मतलब क्या होता है। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक यादव। अभिषेक का मतलब क्या? अभिषेक का मतलब सर किसी चीज का प्रारंभ करना। मतलब है ना? हाँ। तो भारत का देखो, कहाँ टेलीस्कोप बनाओगे जब दिन भर खैनी ही बनानी है, जब दूसरे घर में झगड़ा कराना है कि यार दुबे एक लड़की नहीं भाग रही है, अफेयर तो इसका चल रहा है, पता तो चला है, लेकिन इसकी लड़की भाग नहीं रही यार। पैसा तो हमने दिया था 6,000 रुपया, लड़का कहा भी था लेके भाग जाएंगे। तुम भारत की समाजों में जाके इनकी साइकोलॉजियाँ पढ़ो। यार, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो नहीं, अब बढ़ जाएगी तो भारत पे कब्जा कर लेंगे सब। अच्छा, कैसे? नहीं, कर लेंगे। अरब की दुनिया पे तो कर ही नहीं पा रहे हैं। 1 इंच का देश है इजराइल, नचाए हुए। भारत पे कब्जा कर लेंगे। तुम भारत के समाज में जाओ और इस समाज के लोगों का तर्क सुनो। तर्क जैसे हम अपने टीचरों से पूछते थे कि क्यों पढ़ें, तो बोले पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। अब मैंने कहा नौकरी करनी ही नहीं, और नौकरी क्यों करनी है? बोले नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। मैंने कहा मास्टर जी, शादी होती है धनुष तोड़ने से, नौकरी से जो शादी होती है उसमें 4 दिन बाद डाइवोर्स हो जाता है। 60, 70, 80 के दशक में कितने लोगों के पास नौकरियां थी, शादियां चलती रहीं। आज इस देश के तर्क अजीब अजीब हैं। अगर तुम लोगों से मिलो, तर्क, उनको डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, नेता अपने जात का चाहिए। उनसे कहो भाई डॉक्टर भी अपनी जात का ढूंढ ले। नहीं नहीं भैया, एक बार जात के डॉक्टर के पास गए थे भैया, डॉक्टर भी अपने धर्म का ढूंढ लो, टीचर भी अपने धर्म का ढूंढ लो। भाई किसी टीचर पे अगर डकैती के 40 केस चल रहे हो तो तुम जाओगे पढ़ने? तो जब तुम उससे पढ़ नहीं सकते तो तुम उसको संसद में कैसे बैठा सकते हो? एक नेताजी कह रहे हैं कि भाई पानी इवोपरेट हो जा रहा है, सूरज में इतना गर्मी हो गया है। लो, नेता है वो, प्रदेश की मुख्यमंत्री है, कह रही पानी, सूरज पानी इवोपरेट कर दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े इन्वेंशंस कर रखे हैं, उनकी तो बात ही करना बेकार है। वो कहते हैं बारिश हो रही थी, हमारा राडार, पाकिस्तान का राडार हमारा जहाज ही नहीं पकड़ पाया। कैसे बनाओगे टेलीस्कोप तुम? मास्टर साहब, टेलीस्कोप बनाने के लिए सेंस ऑफ इंक्वायरी वाला समाज होना चाहिए, पता करने वाला समाज। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। तो 1 मिनट, बंगाल पे कब्जा हो गया 1765 में। पहले फार्मूले से कब्जा कराया। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का फार्मूला। फिर यही किंग मेकर का फार्मूला अंग्रेजों ने कहाँ लगाया? महाराष्ट्र में। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, सदाशिवराव। लेकिन मैंने कहा सदाशिवराव भाई का सामाजिक जनाधार नहीं था, उसको लोग मानते नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा छोड़ो इसको, भगाओ, इसके लिए नहीं लड़ेंगे। जिसको अपने घर में लोग मानते नहीं उसके लिए लड़ने से क्या फायदा है? और सदाशिवराव भाऊ का मुद्दा किनारे हो गया और 1782 में सालबाई की संधि हो गई और अंग्रेज और मराठों में समझौता हो गया। किस ईयर में? 1782 में। अब वो क्या किया अंग्रेज? बंगाल से सीधे पहुंचे दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में एक राज्य था मैसूर, और मैसूर में हैदर अली, अनपढ़, जाहिल नहीं, दोनों में फर्क है। अनपढ़ है वो, लेकिन समझदार बहुत है। घुड़सवारी से उसने अपना जीवन शुरू किया है। और मैसूर का जो राज्य है कर्नाटका, बड़ा समृद्धशाली राज्य है। और मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि समृद्धि शक्ति के बिना नहीं रह सकती। और जब राजा कमजोर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स गड़बड़ाएगा। सारी चीजें जुड़ी हुई है ना भाई। बिहार में, यूपी में इन्वेस्टर क्यों नहीं आते हैं? डर है। तेलंगाना में इन्वेस्टर है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, यूपी बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की पहली आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर। भाई कोई कहीं आके पैसा लगाएगा तो उसे सुरक्षा की तो गारंटी चाहिए।
पता लगा बेटी की शादी है, 10 फॉर्च्यूनर निकाल ले गए कि बारात छोड़ के फिर भिजवा देंगे। सामंत बाहुबली जिनका शासन है, लोग दावा करते हैं कि सूरज हमारी ताकत से चमकता है। हैदर अली ने क्या किया, राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया और राज्य पर कब्जा किया। और फिर हैदर अली ने भी वही काम किया जो मीर कासिम ने बंगाल में किया था। कौन सा? तोपखाना लगा दिया। कहां? दिंदीगुल में 1755 में। जैसे ही हैदर अली ने तोपखाना लगाया, कंपनी फिर सतर्क हो गई कि अरे बाप, तोपखाना लगा रहे हो, अपने आप को मजबूत बना रहे हो। तो किसके लिए मजबूत बना रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और फिर हैदर अली से पहला युद्ध हुआ 1767 में। हैदर अली एक डिप्लोमेटिक आदमी था। अंग्रेजों ने मराठों को अपनी तरफ कर लिया, निजाम को अपनी तरफ कर लिया। हैदर अली दिल और दिमाग दोनों से पैरेलली काम लेता था। जिसने देखा मराठा और निजाम अंग्रेजों की तरफ चले गए, अच्छा तब राष्ट्र था नहीं, तो जब राष्ट्र नहीं था तो राष्ट्रवादिता भी नहीं थी। तो हैदर अली ने मराठों और निजाम को बुलाया कि कितना परसेंट, अगली पार्टी ने कितना परसेंट दिया? बोले साहब 10-10 दिया है। बोले 15 हमसे ले लो। अगर 10-10% वो दे रहे, 15 हमसे ले लो। और मराठा और निजाम हैदर अली की तरफ आ गए। और फिर हैदर, मराठा और निजाम तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को बहुत मारा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अंग्रेजों को लग गया कि नहीं भैया, ये आदमी खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक है। फिर दूसरा वॉर हुआ। दूसरे वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में कैंसर से। जब उसकी डेथ हो गई, उसका बेटा मैसूर की गद्दी पे बैठा, टीपू सुल्तान, और 18वीं शताब्दी का सबसे महान शासक, सबसे महान, बुद्धिमान, डेयरिंग। बस उसकी एक गलती थी, वो रतिशंकर शुक्ला वाला नेचर था उसका। मिर्जापुर देखे हो ना, रतिशंकर शुक्ला में गुस्सा बहुत है, गाली तुरंत देते हैं। और मैंने कहा जिसको गुस्सा बहुत है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। और टीपू सुल्तान ने ऐसे ऐसे काम किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसने कहा सारा मसाला सिर्फ स्टेट बेचेगा, और मसाले का खरीदार कौन है? यूरोपियंस। यही काम सद्दाम हुसैन ने किया था कि इराक का सारा तेल सरकार के कब्जे में रहेगा, सरकार तेल बेचेगी। तो जब सरकार तेल बेचेगी तो तेल का जो पैसा आएगा वो जाएगा कहां? स्टेट की ट्रेजरी में। और जब स्टेट की ट्रेजरी में पैसा जाएगा तो राज्य क्या करेगा? मिलिटरीली अपने आप को ताकतवर बनाएगा। यही काम किया टीपू सुल्तान ने। कहा मसाले का व्यापार सिर्फ राज्य करेगा, तो सारा पैसा कहां जाने लगा? स्टेट की ट्रेजरी में। आधुनिक फैक्ट्री लगाया उसने, किसानों को तो इतनी सुविधा दी, इतनी। उसने कहा 50 बीघा खेत है, हाँ साहब लोन लो, पूरे 50 बीघे पे खेती करो। लेकिन बेईमानी नहीं चलेगी। जैसे आज इंडिया में लोग क्या करते हैं, लोन ले लिए, एग्रीकल्चर लोन लेके मकान बना लिए, फिर दिखा दिए फसल बर्बाद हो गई, पैसा भी नहीं दिया। उसने कहा अगर 50 बीघे पे लोन लिए हो तो टैक्स भी 50 बीघे पे लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका मानना था कि जिस भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश, 50% पॉपुलेशन कृषक है, अगर हमारे देश के एग्रीकल्चरिस्ट, किसान अगर ताकतवर हो जाएं तो हमारी मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 50% लोगों की अगर परचेजिंग पावर अच्छी हो जाए तो तुम सोचो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरनल डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। किसानों को उसने मजबूत किया, उसने मॉडर्न फैक्ट्रीज लगाई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनियां थी, ऐसे उसने भी कंपनी बनाई कि हमारी भी कंपनियां बाहर ट्रेड करने के लिए जाएंगी। अंग्रेजों को यह सब दिखाई पड़ रहा था कि यार ये तो हमारी तरह सोच रहा है। जब पूरे भारत में ज्यादातर राजा विलासिता में डूबे हुए थे तो टीपू सुल्तान सिटीजन की उपाधि ली उसने 18वीं शताब्दी में। आज लोगों को नहीं पता सिटीजन का मतलब क्या होता है। आज 18वीं शताब्दी में उस आदमी ने सिटीजन की उपाधि ली। 18वीं शताब्दी में वो आदमी जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, अपने समय से बहुत ज्यादा आगे। फिर उसने नेवल बोर्ड बना दिया। उसका पिता वो बना के गया ही था तोपखाना, उसने नेवल बोर्ड बना दिया। अंग्रेजों ने फिर पूछा नेवल बोर्ड ये किसके लिए, नेवी किसके लिए बना रहे हो? बोला सी पायरेट के लिए। बोला सी पायरेट्स? अंग्रेजों को पता था कि हमारी ताकत समंदर में ज्यादा है, ये हमसे ही लड़ने की व्यवस्था कर रहा है। और फिर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया, एक साजिश रची, उसके पड़ोसी राज्य से उसका झगड़ा करवा दिया। और गुस्सैल तो था ही है। अब तुम्हारी कार बाहर खड़ी है, ये जाके बाहर भेज दे तो तुमको इनके ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक सी बात है, आएगा। टीपू सुल्तान की टेरिटरी ट्रेवनकोर ने बेच दी डच को। तो टीपू सुल्तान ने कहा तुम मेरी टेरिटरी कैसे बेच सकते हो? और टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर पे हमला किया। जैसे ही टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर पे हमला किया, ट्रेवनकोर के साथ मराठा, निजाम और अंग्रेज चारों खड़े हुए थे। इसीलिए गुस्से में किसी पर हमला नहीं करना है, बाली वाली गलती नहीं करनी है। कौन बाली? सुग्रीव का भाई। गुस्से में कोई काम करना ही नहीं है,
क्रोध में अगर तुम काम करने जा रहे हो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। अंग्रेजों ने आधी संपत्ति छीन ली, आधी टेरिटरी छीन ली, अपंग कर दिया टीपू को। और फिर वेलेस्ली आया, और जैसे ही वेलेस्ली भारत आया वैसे ही अंग्रेजों ने दूसरा फार्मूला लगाया भारत पर कब्जा करने का। पहला फार्मूला क्या था? किंग मेकर। दूसरा फार्मूला सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। सब्सिडियरी अलायंस में अंग्रेजों ने क्या किया? पहले दौर में उन्होंने क्या किया? निकम्मों को राजा बनाया, किंग मेकर। जहां गए निकम्मों को निकाला, राजा बना दिया। दूसरा दौर जो उनका चला सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, उन निकम्मों से उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो खत्म हो जाओगे। तो सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। उसमें होता क्या था? जैसे भारत के किसी राजा ने सब्सिडियरी अलायंस पर दस्तखत किया तो उस राजा के यहां सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। उस सेना का खर्चा कौन देगा? स्थानीय राजा। तो सेना किसकी? अंग्रेजों की। सेना का खर्चा कौन देगा? स्थानीय राजा। उस राजा का विदेशी संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं, नो फॉरेन रिलेशन। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उस राजा के साथ 24 घंटा रहेगा। तो फॉरेन रिलेशन खत्म। सेना किसकी? अंग्रेजों की। उसका खर्चा कौन देगा? स्थानीय राजा। और ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के साथ रहेगा, जिससे राजा की हर गतिविधि पर 24 घंटा नजर रखी जा सके। और इस तरह से भारत के ज्यादातर राजा अंग्रेजों के डिपेंडेंट हो गए। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। वेलेस्ली ने जब यह प्रस्ताव टीपू सुल्तान के सामने रखा, उसने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया, शायद तुमने पढ़ा होगा। उसने कहा कि 100 दिन कुत्ता बन के जिंदा रहने से अच्छा है एक दिन शेर बन के जिंदा रहा जाए। और यहीं पर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया। उसके बाद तो अंग्रेजों को किसी से लड़ना ही नहीं पड़ा। सब ने सहायक संधि पे, जिसके पास भी उन्होंने भेजा कि ये सहायक संधि, जी साहब साइन कर दिया। हैदराबाद ने साइन कर दिया, अवध ने साइन कर दिया, सिंध ने साइन कर दिया, सब ने सहायक संधियों पे साइन कर दिया। ये दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, निकम्मों को राजा बनाया राज्यों का। दूसरा फॉर्मूला सहायक संधि, इन निकम्मों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया, निर्भर किया। बताओ कौन सा सवाल कर रहे थे? सर इंडियन लोगों में जो रूलर्स थे उनमें समझ नहीं थी या उनमें यूनिटी नहीं थी। सर मुझे यूनिटी का ही लग रहा है, क्योंकि जो आपने बताया किंग मेकर का फॉर्मूला, वे एक दूसरे को, अंग्रेज उनको भड़का रहे थे इंडियन रूलर्स को, और वे एक दूसरे पर ही आक्रमण कर रहे थे और अंग्रेजों को उससे फ़ायदा मिल रहा था। तो सर ये हो सकता है कि वो नहीं, बैठो बैठो, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि आखिर जब भारत में ये लोग आए तो 1853 में अमेरिका ने जापान पे कब्जा किया। ठीक, जैसे ही कब्जा किया जापानियों ने एक डेलीगेशन बनाया तुरंत। उस डेलीगेशन का जो चीफ था उसका नाम था यमगाता, सैमुराई था, बड़ा फेमस सैमुराई। और उस डेलीगेशन को वेस्ट भेजा, पश्चिम, कि जाओ पता करो हम हारे क्यों, कमजोर क्यों हैं। गुलाम कब हुए? 53 में। डेलीगेशन कब भेजा? 53 में। कहाँ भेजा? यूरोप, कि जाओ पता करो हम हारे क्यों। 14 साल वो डेलीगेशन पश्चिम में घूमता रहा। 14 साल, पेरिस, इंग्लैंड, वियना, न्यूयॉर्क। और 14 साल बाद जब वो डेलीगेशन लौट कर आया जापान, उसने कहा हम 3 जगह कमजोर हैं। बोले पहला, बोले इकॉनमी, उनकी इकोनॉमी मॉडर्न इकॉनमी है। बोले ये क्या होती है मॉडर्न इकॉनमी? बोले इकोनॉमी बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तुम भारत को देखो, 17वीं शताब्दी का भारत छोड़ दो, आज का भारत। आज के भारत में यूपी में जाके इंटरव्यू लो जरा, बिहार में युवाओं से पूछो इंडस्ट्री चाहिए, कहते ही क्या होता है भैया। आज 80% लिटरेसी रेट है ना भारत की। हाँ, आज जाके बाहर पूछ लो, इंटरव्यू ले लो लोगों को। भाई नेता तुम्हारे डिमांड को ही तो फुलफिल करेगा। तुम कहोगे हमें मंदिर चाहिए, वो कहेगा ठीक है, मंदिर ही मुद्दा रहेगा। जो जनता बोलेगी वही तो मुद्दा होगा। जैसे मान लो 80% जनता कह रही साहब हमें मंदिर चाहिए, और नेता कहते नहीं इंडस्ट्री देंगे, नेता जीतेगा? जब आज का भारत नहीं समझ पा रहा है तो 18वीं शताब्दी का भारत। अच्छा, उन्होंने गेम खेला। पहला गेम क्या है? किंग मेकर का गेम। उस किंग मेकर के गेम में उन्होंने किया क्या? जो मंद बुद्धि के लोग थे उनको राजा बना दिया। वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। जब अंग्रेजी सेना वाजिद अली शाह के महल में घुसी, ताली बजा रहा था। अंग्रेजों ने कहा खुशी हो रहे हो क्या भाई, ताली बजा रहे हो? कहा नहीं, सेवकों को बुला रहा हूं, जब तक कोई चप्पल ला के पहनाएगा नहीं भागूंगा कैसे। वो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह, वो दरबारियों के घूस में से हिस्सा मांगता था। जो दरबारी घूस लेते हैं, दरबारी, मुगल बादशाह कितना बड़ा नाम हुआ करता था। इसीलिए तो पहला खेल जो उन्होंने पहला सर्कल सेट किया वो यही तो था, किंग मेकर। मंद बुद्धियों को राजा बनाओ। रोहन गवास्कर, अर्जुन तेंदुलकर, तेजस्वी यादव, अनंत अंबानी, इन चारों लोगों को किसी चीज की कमी है?
भौतिक भौतिक मटेरियल। रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर के बेटे हैं। उनसे बड़ा क्रिकेटर कौन हुआ? अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे। तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम रहे, उनके पिताजी रेल मिनिस्टर तक रहे। आनंद अंबानी जी के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में भारत में किसका नाम है? वैभव सूर्यवंशी का। 15 साल का लड़का है। अब इन तुम चारों लोगों को एक तरफ करो और एक आदमी को एक तरफ करो, फिर कंपेयर करो। फोकस्ड है, कहता है 2020 में 200 रन मारने हैं। मतलब आदमी जब बैटिंग करने, ओपनिंग करने आता है तो सोचता है 1-2 बॉल पहले खेल तो लो, सेटल तो हो जाओ। वो पहली गेंद पे छक्का मार रहा है। अगर पढ़ के लोग राजा बनते तो ये दून स्कूल, मोदी जी भी वहीं पढ़े होते। वो तो अच्छा हुआ मोदी जी वहाँ नहीं पढ़े, नहीं तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते। आई वॉज इन टेक्सास लास्ट वीक एंड देन I was there with your mother was also there and बात समझ में आ गई ना। अंग्रेजों ने पहला कब्जा बंगाल पे किया, 1799 में दूसरा कब्जा मैसूर पे किया, फिर आए वो मराठों के पास सब्सिडियरी अलायंस लेके कि ये लो, हम मराठों का शौक ही लड़ना है। ज्योग्राफी आदमी का नेचर सेट करती है। जैसे अफगानी है, इनको लड़ने में बहुत मजा आता है, टेरेन ऐसा है। यूपी बिहार का आदमी, उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, वाटर अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट का आदमी, लड़ना उसका शौक है, उसके टेरेन ने उसे फाइटर बना रखा है। तुम देखो ज्योग्राफी और ह्यूमन नेचर का बहुत गहरा संबंध है। तो मराठों ने कहा ऐसे थोड़ी सब्सिडियरी अलायंस, हम नहीं मानते सब्सिडियरी अलायंस। लेकिन मराठे आपस में टूट चुके थे, एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। 1888 में मराठों को भी खत्म कर दिया। 1843 में सिंध पे कब्जा कर लिया। फिर पंजाब पहुंचे, वहाँ रानी जिंदान थी, रंजीत सिंह की विधवा, वो परेशान थी, उनकी आर्मी बहुत परेशान कर रही थी उन्हें। तो वो अंग्रेजों के पास आ गई कि साहब हमारा लड़का है दिलीप सिंह, इसको राजा बनना है। बोले बनाएंगे ना मैडम, हम आएंगे इसलिए देश में, आपके बेटे को राजा बनाएंगे। दिलीप सिंह को राजा बना दिया। फिर धोखे से पंजाब पे कब्जा कर लिया। तो 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1818 मराठा, 1843 सिंध, एक एक करके मारा भारतीयों को, एक साथ नहीं मारा। अच्छा, जब एक को मारा तो दूसरे को बड़ा मजा आया। जब बंगालियों को मारा, साउथ इंडिया के लोग बड़े खुश हुए कि सर बहुत अच्छा सर, मिठाई खा के परेशान कर रखा है सर, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मैसूर को मारा, साउथ इंडियन को मारा, साउथ इंडियन को मारा, मराठी बड़े खुश हुए। फिर मराठी को मारा, जब मराठी को मारा पूरा भारत बड़ा खुश हुआ कि साहब इन्होंने सबसे हफ्ता लिया, साहब बहुत अच्छा किया। फिर सिंधियों को मारा, फिर पंजाबियों को मारा। फिर 1856 में उन्होंने अवध की तरफ पलटे कि तुम, बोले सरकार हम तो गुलाम हैं आपके। बोले अब जाओ, मेल एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया अवध पे, कुशासन। बोले सर हम तो शासन कर ही नहीं रहे थे 1765 से। अरे बोले नहीं कुशासन। वाजिद अली शाह को भगा दिया। 1856 में सारे भारत के राजा ऐसे बैठे हुए, सब अपने गाल पे हाथ रख के बैठे हुए, साहब हमको भी मारा, साहब हमारा भी राज्य छीन लिया। और फिर तीसरा फार्मूला उन्होंने बहुत अच्छा लगाया। कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहला किंग मेकर, निकम्मों को राजा बनाओ। दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, इनको डराओ और अपने कब्जे में करो। और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि इतने निकम्मे हो कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो, तो जिनके अपने बच्चे नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी उनका राज्य छीन लेगी। और डलहौजी ने शुरू किया कि जिनके भी अपने बच्चे नहीं, सबका राज्य छीन लो। तो पहला शिकार कौन बना? झांसी, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव, दोनों ने बच्चों को अडॉप्ट किया था। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी अलग से बिल्डिंग होती है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है और भी जो बिल्डिंग्स है। तो सर जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तो कोई बिल्डिंग्स नहीं होती है, तो वैसे ही होते हैं सर। तो सर जापान में एक ग्रुप है याजूका गैंग, तो सर उसका ये बताया जाता है कि उनकी खुद की तो लीगल माना जाता है जापान में उन्हें, उनकी खुद की बिल्डिंग है और गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ भी कर रखा है। देखो यार, अंडरवर्ल्ड जो है ना वो अपर वर्ल्ड का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं जिसने अंडरवर्ल्ड को सैंक्शन कर रखा है, मतलब सब वो परमिशन दे रखी है। अब जैसे मान लो तुम IPS हो गए और चीन में बम ब्लास्ट कराना है, तुम जाओगे? तो सरकार किसको भेजेगी? सलीम सरकटा को भेजेगी, निकालेगी जेल से बाहर। सलीम सर, बीजिंग जी सर। तो दोनों कोऑपरेशन में काम करते हैं। जब अंडरवर्ल्ड स्टेट के लिए चुनौती क्रिएट कर देता है तब उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। मुंबई जाओ, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ एक छोटे से कागज पे लिखते हैं पैसे। तुमने एक बिल्डिंग लेनी है 500 करोड़ की, और उस बिल्डिंग का 20 करोड़ तुमने एडवांस दे दिया मुझे, और तुमने एक छोटी सी कागज पे लिख लिया कि 20 करोड़ अवध ओझा को दिया, रख लिया। अब अगर तुम पलटे तो तुमको कराची से फोन आएगा, पैरेलल जिसको तुम हफ्ता कहते हो ना, वो टैक्स है।
तो सरकार को लगा कि अंडरवर्ल्ड तो मुंबई में बहुत पैसा कमा रही है, तो बोले ऑर्गेनाइज कर दो इसको। तो सारे बदमाशों को भगा दिया मुंबई से, एक नई संस्था बना दी। जी सर, मैंने ऐसे रिलेट किया क्योंकि दाऊद की जो कंपनी है, डी कंपनी, वो दुबई से ऑपरेट करके इंडिया में काम करती है। ऐसे है सर। मानी सी बात है, फिल्मों में देखो सलमान खान को क्यों टारगेट कर रखा है? सलमान खान को इसीलिए टारगेट कर रखा है, सलमान खान से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, भाई का आदमी है। जिसको चाहेगा वो एक्टर बनेगा, जिसको चाहेगा वो एक्ट्रेस बनेगी। तो फिर रणवीर कपूर कहाँ जाएगा? 2014 के बाद जो बॉलीवुड की सिमिट्री है वो चेंज हो चुकी है, खान डोमिनेंस खत्म हो चुका है। और खान डोमिनेंस में सबसे ज़्यादा बोलने वाला आदमी था सलमान खान, उसको चुप करा दिया। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं इस पे आपका विचार जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। मुझे लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हर कोई स्कोप देखता है। किसी भी इंडस्ट्री का कितना स्कोप है उसके अनुसार ये चयन होता है कि बच्चा 11th में क्या लेगा और फिर कॉलेज में क्या लेगा। पर मुझे लगता है कि इसके विपरीत अगर आपका पैशन हो कि अगर आपको टेनिस खेलना है तो स्कोप चाहे टेनिस का बहुत कम हो लेकिन आप टेनिस खेलो। इसका आपके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या इसके वजह से इंडिया पीछे है? देखो माट साहब, मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान के 80% माँ बाप अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। उनके लिए उनके बच्चे नहीं हैं, वो उनके एसेट हैं और उनको अपने सपनों को उनसे पूरा करना है कि बेटा अगर तुम IAS बन जाओगे तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तुम्हारा सपना तुम ही कर लिए होते। जहाँ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो वो इन्फीरियर माना जाएगा। सोसाइटियों में गाजीपुर, बलिया, मऊ नाम सुना है? ये सब पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ के परिवार, वहाँ के अपने बच्चों को घर में हिंदी नहीं बोलने देते। ये हालत है। नो बाबा नो, नो हिंदी। अरे ये बाबा बहुत मार खाएगा, इस बाबा को थोड़ा सा बड़ा होने दो, बोलने दो हिंदी। यार पड़ोस में एक साहब रहते हैं तो बोलते हैं, ओझा जी मेरे बच्चे की वैकेबलरी आप सुन लोगे ना तो आप डर जाओगे। मैंने कहा ये हफ्ता देगा बड़ा होके, इसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, इसकी पत्नी इसको बहुत मार मारेगी, इसको जीने दो, कुछ करने दो इसको। तो यार ये सब बातें करने के लिए बहुत अच्छी हैं। सर, अभी की क्लास में किंग मेकर की हमने बात की, राजा बनाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो उस दौरान राजा, ब्रिटिशर्स राजा बनाने पर उनका फोकस था। तो क्या इस ज़माने की हम बात करें, अभी 21 सेंचुरी की हम बात करें, तो क्या अभी भी बस ब्रिटिशर्स के बदले व्यापारी जो राजा बनाने की प्रवृत्ति है, क्या वो सेम है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैंने एक बात समझाई, पता नहीं आप लोगों ने उस पर गौर किया कि नहीं। मैंने कहा अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा किया, वो चाहता मेरा राजा वहाँ रहे, क्योंकि अगर वो वेनेजुएला में अमेरिका का आदमी बैठेगा तो अमेरिका की पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट करेगा। अब देखने से क्या लगता है कि बड़ा अच्छा संबंध है दोनों का। तो बिजनेस की जो ग्रोथ है, व्यापारी कैपिटलिज्म, वो भाई चाइना जब तक डेंग जियाओपिंग नहीं आया, पूरी दुनिया के जो कैपिटलिस्ट हैं वो कम्युनिज्म से कितना ज़्यादा डरे हुए थे। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, और रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया, सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। तो कम्युनिस्टों को लगा कि भाई कम्युनिस्ट मेंटालिटी का आदमी राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट मेंटालिटी का आदमी राजा बन गया पूरी दुनिया में तो क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा आदमी गद्दी पे बैठे। मेरा आदमी गद्दी पे बैठने का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसियों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अच्छा, उसके पीछे वजह यह है कि ये जितने बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, ये फंड जो पार्टी इलेक्शंस लड़ती है ना, उसका फंड कहाँ से आता है? बिजनेसमैनों से ही आता है। तो अगर आपने एक बिजनेसमैन को 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं 5 साल में, तो 5 साल बाद वो आपको 500 करोड़ रुपए इलेक्शन चंदा दे देगा। तो वो दोनों नेक्सेस है। आप एक आदमी को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हो, वो पलट कर आपको पावर में आने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। 1856 तक पहुंचते पहुंचते मैंने कहा कि हर वर्ग परेशान, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो परेशान नहीं था, सब परेशान, सब दुखी। और फिर अंग्रेजों का चरित्र उनके सामने एकदम खुलकर कंपनी का चरित्र सामने आ गया कि ये भैया लूटने आए हैं, ये शासक तो है नहीं। और जनता तो पहले से ही परेशान थी, लेकिन जनता को नेतृत्व मिल गया। बिना नेतृत्व के जनता कुछ भी नहीं कर सकती। नेपाल, जनता परेशान थी, उसको नेतृत्व मिल गया, आ गई सड़क पे। जनता को नेतृत्व चाहिए, और 57 में स्थानीय राजा महाराजाओं का नेतृत्व मिल गया। और भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी, 1857 का विद्रोह। उसने एक बहुत बड़ा काम किया, कंपनी के शासन का अंत कर दिया और क्राउन के शासन की शुरुआत की, जिसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। जय हिंद, जय भारत।